Hello everyone, myself Ankit Sen and today I will gonna discuss about the ICAR JRF examination 2026 strategy. Reality check. Is the tough examination? What was the competition in it? And how to correct this examination is in easy way. Let's get started. Reality check, tough examination, competition and what लास्ट में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में. तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको. माई सेल्फ अंकित सेन एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स इन सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फ्रॉम RCA MPUT उदयपुर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर. एंड I also secured All India rank 35 in CUET PG 2025 and get into the genetics department with a score of 217 marks. But I drop out because of my interest in soil science. I drop out from the BHU and appear in the same time I appear in the ICAR JRF 2025 examination and got 320 marks and All India rank 90 and OBC में 40 थी कैटेगरी में. ये मेरा CUET का स्कोर कार्ड है. डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मिला था तो 217 मार्क्स से मिले. बट आई ड्रॉप आउट एंड एट सेम टाइम आई अपेयर इन द ICAR JRF एग्जामिनेशन एंड गेट 321 मार्क्स 320 मार्क्स आउट ऑफ 480 एंड ऑल इंडिया रैंक 90 एंड OBC में 40. ठीक है, 1318 जने अपियर हुए थे ओनली इस एग्जामिनेशन फिजिकल साइंस ग्रुप में, यानी कि सोइल साइंस ग्रुप आता है उसके अंदर. अब हम बात करते हैं रियलिटी चेक ऑफ दिस एग्जामिनेशंस. 2025 में फिजिकल साइंस में 1318 बच्चे अपियर हुए हैं. 1318 स्टूडेंट्स अपियर हुए ओनली इन फिजिकल साइंस ग्रुप. और JRF की सीट कितनी 24 थी. 1318 जने अपियर है, कुछ ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है. फालतू की हवा बना रखी लोगों ने. कंपटीशन बिल्कुल कम है. कंपटीशन अब मैं बात करता हूँ मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी इसकी. मैंने 2 मंथ की प्रिपरेशन की थी ओनली. अप्रैल, मई और जून, यानी हाफ ऑफ अप्रैल चल गया था. मतलब 15 अप्रैल या 21 अप्रैल के आसपास मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. अप्रोक्स मैंने 2 महीने तैयारी की थी. मई जून देखा जाए तो 3 जुलाई का पेपर था. मई और जून आई विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. बस ये देख लो, मैंने 21 अप्रैल को तो ISSS मेरे पास आई थी ऑर्डर की हुई. 21 अप्रैल को ISSS आई थी और 3 जुलाई को एग्ज़ाम था. 3 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम था. यार 2 महीने प्रिपरेशन की थी, लेकिन दम लगा के प्रिपरेशन की थी. मतलब या तो जान लगा दो या जाने दो, ये वाला सीन था. मतलब करना है तो करना है. 2 मंथ मतलब ऐसे जुझारूपन के साथ पढ़ना चालू कर दिया था, भयंकर वाला. किताबें जब ऐसी दिखने लग जाती है, अंडरलाइन, सो मच अंडरलाइन, रिवीजन पे रिवीजन, ऊपर क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॉक टेस्ट एंड टेलीग्राम क्यूजेज, अंडरलाइन सब वगैरह. ISSS ये सोल ट्रिटाइज की पिक है. इसके बाद कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है. इसके बाद में पहुंचा BHU, पॉजिटिव रिजल्ट आता है. इसके बाद जब मेहनत किताबें ऐसी दिखने लग जाती है, उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है कोई. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि वाई आई लेफ्ट BHU. ठीक है, मेरे 217 मार्क्स थे CUET 2025 में. ऑल इंडिया रैंक 35 के आसपास थी. मेरे 35 एंड 40. उसमें रैंक कार्ड एग्जैक्ट रैंक नहीं आती, लेकिन जो एडमिशन लेते हैं उनकी अप्रोक्स रैंक आ जाती है. मतलब 35 से 55 के बीच थी जिनका ओवरऑल एडमिशन हुआ था. और OBC कैटेगरी वालों की थी लगभग 35 से 40 के बीच में. लगभग मेरी रैंक थी 35 से अराउंड 40 के आसपास थी. एग्जैक्ट रैंक नहीं पता चलती, उसमें रैंक कार्ड नहीं आता, उसमें स्कोर कार्ड आता ओनली. और मेरे को लेनी थी फर्स्ट प्रेफरेंस सोइल साइंस. बस कट ऑफ गई 221 एंड मेरे मार्क्स से 217 एंड आई गोट इनटू जेनेटिक्स डिपार्टमेंट. मेरे को स्पोर्ट राउंड में भी आराम से मिल जाती मेरे को BHU वापस, लेकिन मैंने डिसीजन लेट बनाया कि मेरे को जेनेटिक्स नहीं लेनी. लेट बनाने चक्कर में काउंसलिंग हैज़ क्लोज्ड एंड ऑल द वे ऑफ टू एंटर इन द सोइल साइंस डिपार्टमेंट इज़ क्लोज्ड. फिर मेरे को एक ही ऑप्शन था जेनेटिक्स को परस्यू करूँ या आई लेफ्ट आउट ड्रॉप आउट फ्रॉम द BHU फॉर द माई पर्सनल इंटरेस्ट. फिर मैंने अपना इंटरेस्ट चुना एंड आई लेफ्ट BHU फॉर द सोइल साइंस बिकॉज इंटरेस्ट इज़ द मेन थिंग. इफ़ यू वांट टू परस्यू रिसर्च एंड अदर थिंग, द इंटरेस्ट इज़ द ओनली मेन थिंग. 3 मंथ था BHU में. 3 मंथ गुजारी, क्लासें अटेंड करी. 2 मंथ तो क्लासें ली इधर से उधर, क्लासें का हेक्टिक शेड्यूल.
फिर मैंने मन बना लिया था कि अब तो छोड़ना है, लेकिन घर पे नहीं आया मैं। 1 मंथ वहाँ रुका, सेल्फ स्टडी करा, ये क्लासेस लेता था मैं वहाँ पे, स्टेट की क्लास थी ये। और यार 1 मंथ फुल दबा के पढ़ा। सेंट्रल लाइब्रेरी जाता था, सेंट्रल लाइब्रेरी जाता था, 8 बजे लाइन लगती थी सेंट्रल लाइब्रेरी के बाद, लंबी सारी। 8 से 8, 15-20 हो जाते थे, सारी सेंट्रल लाइब्रेरी की बुक हो जाती थी, सीटें एक भी सीट खाली नहीं मिलती थी। अगर कोई BHS होगा तो जान जाएगा वो। उसके बाद 15-20 दिन सेंट्रल लाइब्रेरी गया। फिर उसके बाद सोचा यार बहुत आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, तो हॉस्टल की लाइब्रेरी में पढ़ना चालू कर दिया। BGT हॉस्टल था, बाल गंगाधर तिलक। दिस वाज द पिक ऑफ माई स्टडिंग इन द हॉस्टल्स, BGT हॉस्टल BHU का। इस टाइम प्रिपरेशन कर रहा था मैं W एग्ज़ाम की। बैठा नहीं, JRF का एग्ज़ाम दे चुका था, CUT में सिलेक्टेड था। वेटिंग फॉर द स्कोर कार्ड ऑफ द ICAR JRF एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर द W एग्जामिनेशन डेट हेल्ड इन अक्टूबर 2025। लेफ्ट BHU 10 अक्टूबर को मैंने BHU छोड़ा परमानेंट। 10 अक्टूबर को बनारस छोड़ा। 12 को मेरा एग्ज़ाम था W का। 12 को एग्ज़ाम दिया, घर पे रहा 1 महीना, और फाइनली गेट इनटू द RCA MPOT उदयपुर महाराणा प्रताप में आ गया यहाँ पे मैं। ठीक है, अब मेरा प्रिपरेशन के दौरान क्या शेड्यूल था, क्या क्या मैंने कैसे फॉलो किया, कैसा शेड्यूल था जिससे आप भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच सकते हो। तो मेरा शेड्यूल था, सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग वाला पर्सन हूँ मैं। सुबह उठता था 6:30 बजे, 6 बजे के आसपास उठता था, एंड 6:30 बजे क्या और 7:30 के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुँच जाता था। 6:30 और 7 के बीच में लाइब्रेरी नेसेसरी था, पहुँचना तो पहुँचना ही है। सबसे पहले लाइब्रेरी ओपन मैं ही करता था, जाके सेक्टर वगैरह मैं ही खोलता था। लाइब्रेरी कीज़ वगैरह मेरे पास थी। 6:30 7 बजे के पास लाइब्रेरी पहुँचा। 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे पढ़ा दबा के। 4 घंटे पढ़ने के बाद 11 बजे के आसपास घर आ गया लंच करने। ठीक है, 11 से 12 या 1 घंटा लगा दिया खाना खाने में, फ़ोन देखते देखते। 12 से 1 अच्छी नींद लिया, मतलब 12 से 1 सोया, 11 से 12 खाना खाया, 1 से 3 अब 1 बजे वापस लाइब्रेरी पहुंच गया मैं। 1 से 3 मैंने दबा की स्टडी की, 2 घंटे। उसके बाद मैंने टी ब्रेक लिया 3 बजे के आसपास, मतलब हाफ एन आवर का ब्रेक था टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद 3:30 से सीधा 8 बजे तक की स्टडी, रात के 8 बजे तक। उसके बाद किताबें क्लोज, मैं क्लोज लाइब्रेरी से जाता था, मज़े लेता था, पढ़ता नहीं था। 8 बजे के बाद नहीं पढ़ता था भाई। तो अप्रोक्स में पढ़ रहा था 4 घंटे, लगभग 4 मतलब 7-8 घंटे पढ़ रहा था कंसिस्टेंट। 1 साल मैंने बिना किसी छुट्टी के, घर में कुछ फंक्शन हो, कोई आ रहा हो, मेहमान कहीं जा रहे हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, लाइब्रेरी जाना है जाना है। सबसे पहले मेरा नाम होगा रजिस्टर में एंट्री का कि अंकित आया 6:30 बजे। सब बाद में आते थे, लोग आते थे 8 बजे 9 बजे। उससे पहले हम 2 घंटे की स्टडी खींच चुका था। अब डिस्ट्रैक्शन भाई साहब, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करता था। मोबाइल फ़ोन हाथ भी नहीं लगाता था मोबाइल के, पड़ा रहता था साइड में। ओनली देखा, अलार्म बंद किया, सीधा उठा निकला। फॉरेस्ट ऐप यूज़ कर सकते हो आप, प्रोडक्टिविटी ऐप है, मतलब फॉरेस्ट हिस्से मतलब पता चल जाता है कि आपने कितने घंटे स्टडी की, और इसमें ट्रीज़ वगैरह रिवॉर्ड मिलता है, उससे पता चल जाता है फॉरेस्ट बिल्ड होता है एक। सोशल मीडिया भाई फ़ोन ही नहीं चलाता था, सोशल मीडिया कहाँ से यूज़ करता। फ़ोन में कब चलाता था, फ़ोन का टाइमिंग फिक्स कर रखा था मैंने। सुबह मेरे को फ़ोन नहीं चलाना, मेरे को फ़ोन चलाना है 11 बजे लंच के बीच में। सुबह 4 घंटे की स्टडी की, 11 बजे लंच के टाइम फ़ोन चलाऊँगा और खाना खाऊँगा। आधा 1 घंटा फ़ोन चलाया, फिर सो गया। और अपोजिट जेंडर, ये भाई साहब ये तो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज की दुनिया में, ये तो तुमको झेलना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू एनी गर्ल इन माई लाइफ। मुझे एक ऑप्शन था JRF निकालना है, JRF निकालना है, JRF निकालना है, ये था भाई। अब स्ट्रेटजी बात कर लेते हैं अपन। स्ट्रेटजी मेरी सिंपल सी थी भाई साहब। सबसे पहले मैं 5 साल ही PYQ उठाए। PYQ ऐसे रगड़े PYQ की एक चीज़ पता थी मेरे को भाई, ये कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ, क्या क्या ऑप्शन थे इसके। दिस इज़ द ओनली यू नीड टू मास्टर। PYQ को मास्टर करना ज़रूरी है। PYQ के बिना सिलेक्शन भूल जाओ भाई साहब। कितनी बुक रट लो, कितनी IEEE पढ़ लो, कितनी TD विश्वास पढ़ लो, एक के साथ पढ़ लो, कुछ नहीं होगा जब तक PYQ नहीं होगा। NTA का पेपर 80% PYQ बेस आता है। PYQ भाई साहब 5 सालों के एक रेडिट से डाउनलोड कर लेना। वहाँ से मैंने डाउनलोड किए, एक क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट लेता था, ChatGPT पर डालता था, उसका सॉल्यूशन देखता था। सॉल्यूशन देखने के बाद उसके ऑप्शंस वगैरह सारे क्या क्या ऑप्शन है इसके, उसका सॉल्यूशन
और उसके नोट्स बनाता था। PYQ के नोट्स ज़रूरी है, PYQ के नोट्स जब तक नहीं होंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। PYQ के शॉर्ट नोट्स बनाना है A4 शीट पे, बिल्कुल शॉर्ट टाइप से सारी चीज़ें लिख लेना। जैसे मतलब पैटर्न फिक्स था यार, NT का जो JRF का एग्जामिनेशन था पैटर्न था बिल्कुल फिक्स था। मतलब क्वेश्चन पूछना है तो घूम फिरा के उनमें से आने वाला है, फिक्स था कि एक मैचिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, असर्शन रीजन वाले आने वाले हैं, मतलब बुक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब फिक्स लग गया था। मतलब उस टाइप से क्वेश्चन आने वाला था, जैसे उसमें एक दो ऑप्शन की हेरा फेरी कर देंगे, लेकिन सेम पैटर्न चल रहा था। ChatGPT यूज़ कर दबा के, ग्रोक का यूज़ करता था भाई साहब। ChatGPT कैसे स्क्रीनशॉट लिया क्वेश्चन का, PDF डाउनलोड कर लिया आपने एग्री एडिट से 5 साल की, उसमें से आपने स्क्रीनशॉट लिया क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन है कोई सा भी क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया और ChatGPT पे डाला। वो उसको बोलो आंसर दिस क्वेश्चंस एंड एनालाइज द ऑल ऑप्शंस एंड गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आस्क इन द NT एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर। वो आपको उसका क्वेश्चन का आंसर ही बताएगा, और आंसर किसी मैच कर लेना, ऑफिशियल से कई बार गलती उठा देता है वो। आंसर बताने के बाद उसके 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक तो आंसर आ गया, उसका तो एनालिसिस करोगे आप, I3 प्लेसमेंट सब में देखा है। और जो 3 ऑप्शन बच गए उनका एनालिसिस और गूगल से ChatGPT से एक्स्ट्रा मैटर बोल के उनको लिखना। ऑप्शन का एनालिसिस ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देख के बढ़ जाओगे तो भी उसको PYQ एनालिसिस नहीं बोलते। उनका नोट्स बनाओ तुम। 20 से 25 से PYQ लगभग 5 साल हो गए, लेकिन 23 में से 2 शिफ्ट में एग्जाम लगा था, लगभग 6 पेपर हो गए, 6 से 7 पेपर हो गए 20 से। 5 पेपर मान लेते हैं जनरली, ठीक है। 80% PYQ बेस एग्जामिनेशन होता है, 20% नए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोग 20% क्वेश्चन के पीछे भगते हैं, 80% क्वेश्चन के पीछे नहीं भगते हो। 480 का पेपर लगता है भाई साहब, पूरा फुल मार्क्स कितने, 480 का 80% कितना होता है, 384 मार्क्स। मतलब 384 मार्क्स में तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी आपकी, लेकिन लोग 384 मार्क्स के पीछे नहीं भगेंगे, वो बचे हुए मार्क्स के पीछे भगेंगे, 20% के मार्क्स के पीछे भगेंगे। ऐसा नहीं करना। 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर 5 साल के पेपर आप लगा रहे हो, 600 क्वेश्चन हो गए, 12 पजे 60, 600 क्वेश्चन में कितने ऑप्शन हुए, 2400 ऑप्शन हो गए। 2400 ऑप्शन 600 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लोगे ना, तो ये एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में होगा। एनालिसिस नो वन कैन स्टॉप यू, अगर इतना कर लिया तो नो वन कैन स्टॉप यू, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। NTA का पेपर पैटर्न फिक्स है, मतलब उसमें से आने वाला है क्वेश्चन, इनके पास है ही नहीं क्वेश्चन से यार। अब उसमें से PYQ नोट्स बना रहे हो, PYQ नोट्स में से भी मान लो किस चीज़ मिली, वेदरिंग इंडेक्स मिला, कुछ भी स्टेबिलिटी इंडेक्स वगैरह मिला, स्टेबिलिटी चीज़ मिली, तो वो I3 प्लेसमेंट देखो जाके उसको ऐड करो PYQ नोट्स में, ठीक है। 80% पेपर बेस PYQ बेस होता है एग्जामिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस बुक लिस्ट की। बात करते हैं। सबसे पहले तो एक ही अपनी गीता सोइल साइंस ट्रीटाइज, वो I3 प्लेस ओल्ड 2012 वाली एडिशन जो ग्रीन बुक आती है इसी की, और उसके बाद सोइल साइंस ट्रीटाइज 4th रिवाइज एडिशन आती है जो येलो कलर की है, ये वाली, ये पढ़ना मस्ट है, क्योंकि कम्पिटिटिव एडवांटेज ये वाली बुक देती है। ये कंसेप्चुअल दे देती है I3 प्लेस फंडामेंटल वाली, लेकिन जो कम्पिटिटिव एडवांटेज देती है सोइल साइंस ट्रीटाइज बुक है। सबसे पहले मैंने ट्रीटाइज शुरू की थी, मैंने थोड़ा उल्टा शुरू किया। सबसे पहले ट्रीटाइज को रटा, ट्रीटाइज रटने के बाद सारे फैक्ट्स वगैरह मेरे पास तैयार थे, कमी थी कई कंसेप्ट की और कई डीप नॉलेज की, तो उससे मैंने फिर I3 प्लेस को प्रेफर किया। I3 प्लेस के लिए मैंने 29 चैप्टर से, इसमें इंट्रोडक्शन को छोड़ दिया तो 28 चैप्टर बचते हैं। 28 चैप्टर के में से लगभग मैंने 15 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो इंपॉर्टेंट थे, फालतू के चैप्टर्स को, पीछे के चैप्टर को नहीं छोड़ दिया था। शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मतलब एक चैप्टर 2 पेज में, एक साइड इस साइड, मतलब एक पेज A4 वाला, दोनों साइड एक चैप्टर कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा आप मतलब PYQ के नोट्स और जो शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे तो लास्ट टाइम जो एडवांटेज मिलेगा आपको पढ़ने वाला रिवीजन का, वो बहुत अच्छा होगा। उससे आपकी मतलब तैयारी में क्रिस्प हो जाएगी। मॉक टेस्ट दिया था मैंने IRI वाला का मॉक टेस्ट लिया। आप एग्रीड एडिक्ट का भी दे सकते हो, मैंने फ्री वगैरह एग्रीड एडिक्ट के फ्री थे वो भी दिए थे मैंने, ठीक है। IRI वाला का मैंने मॉक टेस्ट दिया था। मैक्सिमम IRI वाला की जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज थी उनमें तो PYQ थे क्वेश्चंस और कुछ नए थे,
और इसमें से ऐड करना बोल के टेलीग्राम क्यूज़ मस्ट है। जितने टेलीग्राम क्यूज़ आप दोगे उतने आपको पता चलेगा नए नए क्वेश्चंस के बारे में, अपने स्कोर के बारे में, रैंक आएगी उसमें पता चल जाएगा। मतलब टॉप 10 टॉप 20 में तो आना ही है। अगर पहले तो मेरी बहुत आती थी टॉप 200 500 टॉप 100 में नहीं आता था मैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होने लगी मतलब 4-5 बार टॉप 5 में भी रहा हूँ बहुत सारी क्यूजेज़ में, मतलब टॉप 10 में भी रहा था और टॉप 3 में भी आया हूँ। तो पता चलने लग गया था भाई कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीट होने लग गए थे क्वेश्चन, इसलिए रैंक पर ऑलरेडी। तो टेलीग्राम क्यूजेस, IRI के मॉक टेस्ट और एग्रीडेड के मॉक टेस्ट लगाना है आपको। यूट्यूब लेक्चर किन किन देखने, IRI वाला कि यूट्यूब लेक्चर है सुधीर सर करवाते हैं। सुधीर सर ने बेस्ट टीचर हैं अगर कंसेप्ट बिल्ड करने हैं और एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना है। अगर मान लो सारे दिन पढ़ लिया आपने, थ्योरी पढ़ रहे हो, PYQ लगा रहे हो, बोर हो गए, अब शाम को आपने लेक्चर देख लिए, सर उन्हीं PYQ को सोल्व कराएंगे तो आपको और अच्छी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको ऐड कर लो। सर बताएंगे ये इसके क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ये बन सकता है, तो उनको भी ऐड कर लो। सुधीर सर अच्छा पढ़ाते हैं। एक रीडिट की निमिषा में भी अच्छी पढ़ाती है, बेस्ट टीचर है। और IIT के GP के लेक्चर इतने, खड़गपुर के लेक्चर इतना देखा नहीं, लेकिन थोड़ा वो देखा था। दिवाकर सर के लेक्चर ही देखा था मैंने। और सबसे आखिरी में एक ही थिंग है, रिवीजन। जब तक एग्ज़ाम नहीं लग जाता, एग्ज़ाम से इंटर से नहीं निकल जाते, तब तक रिवीजन करता रहना चाहिए। छोड़ो एग्ज़ाम, रिवीजन करता रहो, रिवीजन। जिसको PYQ शॉर्ट नोट्स और IIT+ के शॉर्ट नोट्स चैप्टर्स के और ट्रीटाइज, इन तीनों चीज़ों के रिवीजन कर लिए ना तो भाई सब टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। रिवीजन एंड दैट्स द स्ट्रेटेजी ऑफ माइंड एंड थैंक यू। इफ़ यू want to any strategy or anything from my side, comment down below and like and subscribe my channel.